डॉक्टर वैष्णवी मैम स्टार्ट करिए। यस सर। शुभ संध्या सभी को। हम सभी जानते हैं कि आईएफपीएच एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथिक मानवतावादी संगठन है जो कि विश्व स्तर पर होम्योपैथिक आंदोलन और गतिविधियों को बढ़ावा देता है। आईएफपीएच दैनिक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित करने के लिए प्रसिद्ध है ताकि सभी चिकित्सकों और सामान्य जनता को एक ही मंच पर लाया जा सके। हम सभी 1 मिनट का मौन रखेंगे। हमारे पास आज के वेबिनार के मेहमान और वक्ता के रूप में हैं डॉक्टर मनोज पटेल सर। डॉक्टर मनोज पटेल पूर्व प्रोफेसर और मनोचिकित्सा विभाग में अध्यक्ष रह चुके हैं। डॉक्टर एमएल धवाले पीजी होम्योपैथिक संस्थान पालघर महाराष्ट्र में और हमारे बीच उपस्थित हैं। आज डॉक्टर पटेल हमें हैनेमन के सिद्धांतों से मनोदैहिक बीमारियों का इलाज एक संपूर्ण चिकित्सा दृष्टिकोण विषय पर अपने विचार और अनुभव साझा करने जा रहे हैं। हम आपका स्वागत करते हैं सर। ओवर टू यू। नमस्ते। मैं ऑडिबल हूँ यस सर, यू आर और ऑडिबल। पार्शली विजिबल होगा जिसको देखना है, ठीक है। सभी को मेरा सादर प्रणाम, सहानी सर और पूरी टीम आईएफपीएच को। और मैं पहली बार एक हिंदी में पूरा बोलने का प्रयास करने जा रहा हूँ, तो मेरी भाषा में अगर कुछ क्षतियां हैं तो क्षमा करना। कोलिक्विल बोलने वाली हिंदी जानता हूँ यारी दोस्ती में, बट प्रेजेंटेशन मैं पहली बार कर रहा हूँ क्योंकि सहानी सर ने खास कहा था कि हिंदी में आप बताइए, क्योंकि काफी ऑडियंस आपको सुनना चाहता है। तो मैं सभी का स्वागत कर रहा हूँ और आईएफपीएच को वंस अगेन थैंक यू। मेरा पावर पॉइंट सही विजिबल है एंड मेरा आवाज भी ठीक है, राइट मैडम? यस सर। मैं अभी नेक्स्ट कर रहा हूं तो मूवमेंट क्यों नहीं है, एस्केप नहीं हो रहा है। हाँ, सो आज हम सैमुअल हैनेमान की याद में उनकी जो क्वालिटीज है जिसके कारण वो इतने गहराई से रोग और मानवता की समझ कर सके, उस पर क्या गुण थे, क्या क्वालिटीज थे, उस पर बात करेंगे थोड़ा। फिर साइकोसोमेटिक का जो हेनेमानियन कंसेप्ट एंड मॉडर्न मेडिसिन का कंसेप्ट है उस पर आज एक अध्ययन करेंगे। मॉडर्न मेडिसिन में आज एक बायोसाइकोसोशल मॉडल है और उसका होम्योपैथी में क्या इंपॉर्टेंस है और हैनेमान ने अपने उस जमाने की भाषा में किस तरह से उसका निरूपण किया था, उस पर हम एक नजर डालेंगे। और मैं यही सब चीज अपनी प्रैक्टिस में जो केस में मैं देखता हूं उसको साथ मिलकर एक एक्यूट और एक क्रॉनिक केस थोड़ा डेप्थ में जाके करेंगे, क्योंकि साइकेट्री समझने के लिए गहराई में जाना जरूरी है। मेरे पास बहुत सारे केस है जो मैं आपको 5-10 मिनट में दिखा सकता हूं, लेकिन नंबर ऑफ केस की जगह मैंने चूज किया है कि एक एक्यूट सिचुएशन और एक क्रॉनिक दोनों सिचुएशन को किस तरह से एक मनोवैज्ञानिक की दृष्टिकोण से देखना चाहिए और हैनेमान किस तरह से इस चीज को दूर से देख सके थे जो आज हमें मॉडर्न साइकेट्री उसका अप्रूवल देती है। हैनेमान का ये जाना माना और सभी होम्योपैथ को जो सबसे पसंदी का एफोरिज्म है कि जिसमें हैनेमान ने मन, शरीर और आत्मा तीनों का एक साथ में मिलकर ऑर्गेनाइज्ड वे से किस तरह से फंक्शन करता है, जिसके कारण हम अपना फंक्शनिंग कर सकते हैं। जैसे कि आज वेबिनार है और इस वेबिनार एक उम्दा कार्यक्रम हम कर रहे हैं, तो एक मन की स्थिति है ऑर्गेनाइजर्स की जो पॉजिटिव है, जो कुछ देना चाहता है। और इसी पॉजिटिव मेंटल हेल्थ के बारे में हैनेमान ने लिखा है कि किस तरह से मनुष्य की स्वस्थ स्थिति में आध्यात्मिकता व शक्ति, जिस तरह से भौतिक शरीर और मन तीनों डायनेमिक्स एक मिलकर एक रिदम में काम करते हैं बिना कुछ आवाज। जैसे हम कहते हैं ना कि गाड़ी बहुत अच्छी है तो पता भी नहीं चलता कि चालू है कि बंद है, और कभी कभी तो चालू गाड़ी को भी हम स्टार्टर दे देते हैं। वो स्टार्टर तभी देते हैं जब भी पता नहीं चलता है कि इंजन एकदम स्मूथली फंक्शन कर रहा है। उसी तरह से ह्यूमन बीइंग जब भी बहुत ही स्वस्थ स्थिति में रहता है तो उसका कुछ भी अपना कोई भी प्रकार का आवाज नहीं, एक मौन की शांति रहती है उसमें।
और हर इंसान ऊपर की एनर्जी, जो हायर एनर्जी है, जो उसमें से फ्लो हो रही है, उस एनर्जी को अपने में से व्यक्त करने देता है और हायर पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस की तरफ जाता है। तो ये पूरा डायनेमिक्स उसने जो ये एफोरिज्म में लिखा है, वही उसकी गहराई की सबसे ज्यादा प्रतिमा दिखाती है हमें। आज मॉडर्न साइकियाट्री में 1943 में मैस्लो ने जो कहा कि बॉडी से माइंड की तरफ की जो गति है, फिजियोलॉजिकल से लेके साइकोलॉजिकल से लेके स्पिरिचुअल गति की तरफ, ये बात हैनेमान सर ने 1810 में लिखी है कि ट्रिनिटी ऑफ स्पिरिट, माइंड एंड बॉडी फंक्शंस इन रिदम फॉर हायर पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस, जो मास्लो में कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, और अपनी इंडियन साइकोलॉजी जिसमें कहते हैं सदेह मोक्ष का अनुभव, नो थाई सेल्फ का। सो ये लेवल की पॉजिटिव मेंटल हेल्थ के बारे में हैनेमान ने चर्चा की है कि माइंड एंड बॉडी जब भी रिदम में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, लेकिन जब ये रिदम टूटता है तो रिसर्चर्स ने देखा है कि किस तरह से ये बॉडी का डायनामिक्स टूटने से वेरियस टाइप ऑफ साइकोसोमेटिक इलनेस एंड सोमेटोसाइकिक इलनेस, मैं दोनों की आज गहन चर्चा करूंगा कि जिसमें मन की शरीर पर क्या असर होती है और शरीर की मन पर क्या असर होती है। क्यों हमें हैनेमान सर ने ये साइंस दिया कि जिसके कारण वी कैन प्रिवेंट सम ऑर्डर ऑफ सप्रेशन, अदरवाइज डिजीज अल्टीमेटली एंड्स इन वन साइडेड डिजीज, जिसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और बहुत सारा सुंदर निरूपण उन्होंने अपने ऑर्गेनॉन में किया है। सो रिसर्च में ये प्रमाण क्लियर है, साइंटिफिकली देखा है कि तनाव की असर शरीर पर किस तरह से होती है। तनाव की असर जिस तरह से इम्यूनिटी पर होती है, इम्यूनिटी लो होने के कारण वेरियस इन्फेक्शंस और बीमारियां आती है, और उसी तरह से फिर क्रॉनिक रोग की शुरुआत होती है। सो पूरा डायनेमिक्स जो है शरीर और मन का, वो एक ही है, हम एनालिसिस के लिए उसको सेपरेट कर रहे हैं। तो नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, इम्यूनो सिस्टम, ये तीनों का डायनेमिक्स इफेक्ट ऑन द स्ट्रेस ऑन बॉडी। बट दोस्तों, जिस तरह से स्ट्रेस का इफेक्ट बॉडी पर हो रहा है, उसी तरह से बॉडी अगर ठीक से मैनेज नहीं किया, हमने राइट मेडिकेशन से मैनेज नहीं किया, तो उसका इफेक्ट मन पर भी होता है। तो साइकोसोमेटिक एंड सोमेटोसाइकिक इज वन यूनिट, और साइकोसोमेटिक पर खूब चर्चा हुई है, लेकिन जिस तरह से हैनेमान सर ने जो अपने को वेरियस एफोरिज्म्स में बताया है, उसका एक संक्षिप्त में डायग्राम ड्रॉ किया है कि मेंटल इफेक्ट ऑन इम्यूनिटी, इम्यूनिटीज इफेक्ट ऑन माइंड एंड बॉडी, एंड इस तरह से डायनेमिक्स है। लेकिन आधुनिक साइंस जिस तरह से अभी इवॉल्व हुआ है होलिस्टिक पर्सपेक्टिव्स में, इसमें हैनेमान ने मनोदैहिक चिकित्सा और आधुनिक की जो कंपैरिजन अगर हम करें, तो जो उन्होंने कहा है एफोरिज्म नंबर 5 में कि क्यों पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का स्टडी करना चाहिए, क्यों मन शरीर मायाजम्स का स्टडी करना चाहिए, क्यों सोसाइटी में आदमी किस तरह से व्यवहार करता है, किस तरह से उठता है, बैठता है, चलता है, उसका निरूपण जो आयुर्वेद में भी कहते हैं आहार विहार निंद्रा और मैथुन, उस सभी की चर्चा हैनेमान ने करी है। और उसी तरह से आज मॉडर्न मेडिसिन ने डेवलप किया है मॉडल कॉल्ड बायोसाइकोसोशल मॉडल, उसी में यही चर्चा की है। तो हम मॉडर्न मेडिसिन और हैनेमान का दोनों का एक जो मीटिंग पॉइंट है, उस पर आज केस के द्वारा मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। लेकिन हैनेमान सर वो जमाने से कहीं आगे है। अभी साइंस ने जो नहीं पूरा एक्सप्लोर किया है, थोड़े साइंटिस्ट है, कैमरून करके साइकोडायनेमिस्ट है, उसने थोड़ा काम किया है जिसमें हैनेमान की इंसाइट देखने को मिल रही है, और वो गहराई उन्होंने दी है एफोरिज्म नंबर 15 और एफोरिज्म नंबर 16 में। दोस्तों, अगर मुझे कहा गया कि कुछ भी कहीं भी कुछ बोलना है, तो मैं अभी ये सिर्फ 2 शब्द एफोरिज्म पर पूरा पीएचडी कर सकता हूं, और जिसमें मैं बता सकता हूं कि हैनेमान की गहराई जो है वो आपको ध्यान में आएगी कि हाउ माइंड एंड बॉडी आर सो कोरिलेटेड, उसने यहां पर लिखा है। और ये देखने के लिए किस प्रकार की
हमारी ट्रेनिंग होनी चाहिए, किस तरह से हमें ईच केस को देखना चाहिए। तो कहते हैं हैनेमान 215 में कि लगभग सभी तथाकथित मानसिक और भावनात्मक रोग वास्तव में शारीरिक रोग ही होते हैं। ये जरा मैंने पहली बार पढ़ा तो थोड़ा मुझे भी झटका लगा था कि हैनेमान ने ये सभी रोगों को शारीरिक रोग कहा है, जिनमें प्रत्येक रोग के लक्षण के अनुसार मन और स्वभाव में विकृति का लक्षण बढ़ जाता है, जबकि शारीरिक लक्षण धीरे धीरे कम हो जाते हैं और अंततः वन साइडेड डिजीज जिसको हम बोलते हैं उस तरफ बीमारी जाती, जिसमें सिजोफ्रेनिया और वेरियस टाइप ऑफ साइकेट्रिक इलनेसेस और कभी कभी अपनी वन साइडेड फिजिकल इलनेसेस जैसे कैंसर और न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस डेवलप होती है, जिसमें से रिटर्न होना मुश्किल है। फिर उनके लिए सिर्फ आपके पास पेलिएशन के सिवा कोई रास्ता नहीं है। 216 में वो आगे कहते हैं कि ये सभी कैसे किस तरह से डेवलप होते हैं। तो मेरे पास, और आपने भी अभी देखा होगा कोविड के टाइम पर काफी पेशेंट को कोविड हुआ था और उनके लंग्स ऑलमोस्ट कोलैप्स हो गए, वो स्थिति में थे। वो पेशेंट को कैसे भी करके रिवाइव किया है, एक्यूट उनका बाहर निकाला है, आईसीयू में गए, वेरियस टाइप ऑफ मेडिसिन, स्टेरॉइड्स, इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स सब देने के बाद पेशेंट तो बच गया, लेकिन धीरे धीरे उनमें मानसिक कमजोरियां देखी गई है। और आजकल तो मेरी क्लिनिक में मैं काफी पेशेंट्स की डिटेल में जाता हूं कि मानसिक कमजोरी कब से हुई, और ज्यादातर लोग बताते हैं कि ऐसे कोविड में हमारा एक्सपीरियंस था और उसके बाद अभी हमें बहुत सारे एंजाइटी के अनुभव हो रहे हैं, त्वरित विषाद यानी ग्रीफ एंड सैडनेस का अनुभव हो रहा है, और बड़े बड़े रिसर्चेस ने देखा है कि मेंटल हेल्थ का इश्यूज बढ़ गए कोविड के बाद। तो ये मेंटल हेल्थ का इश्यू बढ़ने के पीछे खाली कोई साइकोलॉजिकल या फाइनेंशियल रीजन नहीं है, लेकिन शारीरिक बीमारियों को जिस तरह से हैंडल किया जाता है उसका भी लक्षण देखने को आ रहा है। तो ये इस तरह का पूरा हिस्ट्री जब ये आप लेते हो, लॉन्ग हिस्ट्री जिसको बोलते हैं, उसका बहुत प्राधान्य है। हैनेमान ने कहा है कि ये देखने के लिए, एक ग्लिम्सिस देखने के लिए आपके पास केवल धैर्यवान और अंतर्दृष्टि से संपन्न चिकित्सक की जरूरत है। Hahnemann asks us to have that microscopic eye to see the evolution of disease. So disease हमें आज जो दिख रहा है उसकी शुरुआत कहीं लॉन्ग बैक हो जाती है। काफी टाइम मेरे पास सिजोफ्रेनिया के केसेस आते, मैं हिस्ट्री लेता हूं तो उनको कहीं ना कहीं ट्यूबरकुलोसिस या कोई बड़ी बीमारियां उन्होंने ट्रीट की गई है, और आज धीरे धीरे हम देखते हैं कि उनका मेंटल फैकल्टीज गोज डाउन। सो ये कोरिलेशन के बारे में हैनेमान सर ने 216 में कहा है, और जो आज की साइंस अभी भी स्टडी कर रही है कि ये बात सही है कि नहीं, लेकिन क्लिनिक में मैंने देखा है और सम साइकोलॉजिस्ट और साइको एनालिटिकल डायनेमिक साइंटिस्ट ने इस पर टिप्पणी भी दी है कि यस दिस इज सीन बाय अस। और इसी गहराई से जब हम जाते हैं तो हैनेमान कहता है कि होम्योपैथ इज बियॉन्ड सर्जन। जहां सर्जन की नाइफ नहीं पहुंच सकती, जहां एनाटॉमिस्ट नहीं पहुंच सकता है, वहां हैनेमान पहुंच सकता है, हैनेमानियन होम्योपैथ पहुंच सकता है। जो गहराई में हम देखते हैं और पेशेंट को जहां जाके हम क्योर करते हैं, सिस्टम को जब भी क्योर करते हैं, तो उसके बारे में लिखा है जिन तक एनाटॉमी और का चाकू भी नहीं पहुंच सकता है, नाइफ इज नॉट रीचिंग, वहां पर होम्योपैथ की मेडिसिन और उसकी गहराई की इंक्वायरी पहुंच सकती है। तो मित्र, आप ध्यान रखना, साइकोसोमेटिक जब भी हम स्टडी करते हैं तो हमारी धीरज पहले एज अ डॉक्टर पेशेंट को उस तरह का गहराई से समय दो, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पर भार दो। मैं आपको एक केस डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा जिसमें डिटेल हिस्ट्री की वैल्यू समझाऊंगा, जिसके कारण हम ऊपर से जो दिखने वाले हमारे सिम्टोमेटोलॉजी है और जो गहराई में बाकी के सिम्टम्स है उसका निरीक्षण करना जरूरी है। जो धुंधलापन की बात कर रहा है वो सबकॉन्शियस माइंड और नीचे का स्तर में जो हमें थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, और थोड़ा आगे गहराई में जाते हैं तो हेरिंग्स लॉ के कारण नीचे की परत से भी चीजें ऊपर की तरफ आती है, वो भी देखने को मिलती है। तो ट्रू हैनेमान इज नॉट रिस्ट्रिक्टिंग टू ओनली पेरिफेरल। हाँ, जरूर से हम कीनोट से प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। मैंने अपने जमाने की शुरुआत में प्रैक्टिस में खाली पेंडुलम से दवा दे के दी है, सिंगल सिम्टम से भी दवा दी है, सभी से रिजल्ट आते हैं।
रिजल्ट आपको छोटे से एक अच्छा क्वालिफाइड मेंटल सिम्टम से भी मिल सकता है, फिजिकल सिम्टम से भी मिल सकता है, लेकिन जो रिजल्ट हम चाहते हैं, हेनेमान चाहता है कि आप पेशेंट को वन साइडेड डिजीज की तरफ जाते रोक सकते हो, साइकेट्रिक इलनेस आते रोक सकते हो। अगर ये आपको कार्य करना है तो गहराई में जाना जरूरी है, समय उस तरह से देना जरूरी है पेशेंट को। और इन डेप्थ स्टडी ऑफ माइंड एंड बॉडी फंक्शनिंग इज वेरी वेरी एसेंशियल। और उसी के लिए अभी और मॉडर्न साइकेट्री में डेवलप हुआ है जिसका नाम है स्ट्रेस डायथिसिस। उसकी पर मैं चर्चा आपको करूंगा कि हर केस इज वल्नरेबल टू सम टाइप ऑफ डिजीजेस जिसको हम मायाजम बोलते हैं, और वो मायाजम सर्टेन टाइप ऑफ डायथिसिस क्रिएट करता है, और वो मायाजम के डायथिसिस के आधार पर स्ट्रेस का रिएक्शंस आता है बॉडी में। स्ट्रेस हम देखेंगे, कोई आदमी ऐसे भी खड़तल होते हैं जिनको हजारों स्ट्रेस आते हैं लेकिन कुछ भी बीमारी नहीं आती है। जब भी कि कोई आदमी को खाली एक छोटा सा कहीं किसी और का डेथ हुआ है और यहां पर उनको एंजाइटी शुरू हो जाती है। किसी पड़ोस के घर में किसी दूर भी रिलेटिव भी गुजर गया और आज देखोगे कि वो महिला या वो पुरुष के अंदर अचानक एंजाइटी के सिम्टम्स डेवलप होते खाली बैड न्यूज सुन के ही। तो ये जो लेवल ऑफ डिफरेंट रिएक्शंस हमें स्ट्रेस का देखने को मिलता है, वो कारण है हमारा इंटरनल डायथिसिस को किस तरह से हमने माइजम्स अंदर बिल्ड किए हैं जो अपना डायथिसिस बिल्ड करता है। और वो डायथिसिस के ऊपर छोटी से छोटी स्ट्रेस में भी बीमारी आ सकती है, और हेनेमानियन राइट प्रिस्क्रिप्शन से ये कॉन्स्टिट्यूशन को बदलावट कर सकते हैं। और वो लास्ट 15 साल, कम से कम मेरी प्रैक्टिस को 40 साल हुआ, लेकिन साइकियाट्री और मनोचिकित्सा के ऊपर मैं 15 से 16 साल से काम कर रहा हूं और मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं। तो हम पहले देखेंगे एक केस में आपको दिखाऊंगा जिसमें मन और शरीर की जो गहराइयां है, कनेक्शंस, वो समझेंगे। तो ये पेशेंट सुबह 8 बजे जब भी उनके पति इमरजेंसी में उनको लेके आते हैं, 10 दिन का उनको बुखार है। सामान्य चिकित्सक जो जनरल प्रैक्टिशनर है उन्होंने बुखार की दवाई दी, मलेरिया टाइफाइड सभी का मिक्सचर वाली दवा दी, लेकिन धीरे धीरे केस बिगड़ते गया और पेशेंट बहुत सारा विभत्स बोलना, गाली बोलना, व्यवहार जो कभी वो नहीं करती थी। शी इज लेडी हु यूज्ड टू वेयर बुरखा और अपने इज्जत और उसको बहुत मान दे के सम्मान से अपना जीवन जी रही थी, वो अचानक सभी चीज टूट जाती है और उसका व्यवहार एकदम बदल जाता है। शी बिकम्स वेरी हिस्टेरिकल। और यह देखने के बाद पति उन्हें मौलाना के पास ले जाता है कि कुछ भूत पलित हुआ लगता है, ये बुखार उसको सर पर चढ़ गया है। एक्सप्लोर किया कि ये बुखार क्या है, तो हमें ध्यान में आता है कि इस दौरान दोनों उसका बिहेवियर जरा होम्योपैथिकली समझना जरूरी है कि वो अपना कपड़ा भी फाड़ रही थी, अपमानजनक शब्द बोल रही थी। अस्पताल आते उन्होंने रास्ते में रिक्शे में से बाहर कूद कर इम्पल्सिवली कि आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, गलत जगह लेके जाते हो, और इस तरह से रिएक्शंस कर रही थी और बच्चे का बाल खींच के उसको रिक्शा के बाहर फेंकने की कोशिश करती थी। तो ये अचानक आने वाला बदलाव बहुत डरावना था, बहुत घबराहट वाला था। इवन हॉस्पिटल में डॉक्टर लोग उसके पास जाने से डरते थे। आपको एक क्विक वीडियो दिखाने की कोशिश करता हूं, वीडियो नहीं भी दिखा तो आवाज खाली सुनना। रिचार्ज कार्ड आता ना वो दे दो। खाली तुझे चुप रहना था। पेशेंट अपना सर घुमाती है, नहीं है। हाथ जोर जोर से, और बेड के ऊपर से जोर जोर से चीखना, मुंह खराब तरीके से बनाना और चिल्लाहट, पूरा वार्ड के अंदर आवाज से भर गया था उसका आवाज। और यहाँ से उसको चले जाना है। बार बार खाट के ऊपर से कुछ ना कुछ थ्रेड लेके निकाल के खींच रही थी अपनी शॉल में से। एकदम पतली सी, चेहरे पर उसके पिगमेंटेशंस थे और
अपना सर जोर जोर से नोट कर रही है और चिल्ला रही है, नोट कर रही है और चिल्ला रही है। इस तरह से उसका व्यवहार है और उसको यहाँ से चले जाना है। खाली दिए चुप सो ये पेशेंट की मनस्थिति हुई कैसे? मैंने बताया और निरूपण किया है कि दीवार की तरफ उंगलियां दिखाकर, इशारे करके, यहां से मुझे भागना है, जाना है, भागने की कोशिश करती थी और जो भी उनको रोक रहे उनको मार रही थी, एब्यूजिव थी। उसका स्प्लीन, लिवर देखना, कभी भी कोई भी पेशेंट मनोचिकित्सा में भी आता है तो पूरा बॉडी एग्जामिनेशन इज इंपॉर्टेंट, कंप्लीट, इंक्लूडिंग नेल्स, इंक्लूडिंग टंग, इंक्लूडिंग ब्लड प्रेशर, और पूरा इतिहास ठीक से लेना जरूरी है। रिलेटिव या अटेंडेंट की हिस्ट्री बहुत जरूरी रहती है साइकेट्री में। ये बुखार आने से पहले बहुत व्यथित थी मानसिक दृष्टि से और उसको अपने हस्बैंड से काफी झगड़ा था। शी वॉज वरीड अबाउट देयर मैरिटल रिलेशनशिप। तो ये मनस्थिति में उसको कुछ बीमारी आती है और ये बीमारी थी, जब भी हमने पूरा इन्वेस्टिगेट करने को रिकॉर्ड देखे तो उसमें टाइफाइड के टाइटर्स ज्यादा थे। वी शुड बी अलर्ट नाउ। जब भी हम बोलते हैं कि सर पर बुखार चढ़ गया, उसका मतलब क्या होता है? पुराने जमाने में टाइफाइड साइकोसिस बोलते थे, बहुत रेयरली अभी देखने को मिलता है। लेकिन अगर ट्रीटमेंट फीवर की ठीक से नहीं हुई, फीवर सप्रेस हो गया, खाली आपने दवाई दी है जिससे बुखार चला गया, बुखार चला गया, और इन्फेक्शन इज नॉट ट्रीटेड वेल, और इवन एलोपैथी दिया और रेजिस्टेंस है एंटीबायोटिक और इन्फेक्शन ठीक से ट्रीट नहीं हो रहा है, वो पेशेंट धीरे धीरे डिटोरिएट होता है। और इस तरह के सिम्टम्स देखे गए हैं कि जिसमें ये पेशेंट को जैसे है डिलीरियस हो गई है, गाली गलौज, भागने की कोशिश, सर हिलाना, झटकाना, बिस्तर की चद्दर में से थ्रेड्स को खींचना, ये सब लिख के रखना। होम्योपैथ के लिए ये एक्सपीरियंस जो मैंने बोला ना, ऊपर का जो विजिबल एरिया है सिम्टम्स, उसको पकड़ के रखना है और फिर उसको कोरिलेट करना है पैथोलॉजी के साथ। सो टाइफस, स्टूपर कोमा, टाइफॉइड मींस टाइफस लाइक सिम्टम्स जो जिसके अंदर, और ये अभी तो बहुत मॉडर्न सिटी में कम देखने को मिलता है, लेकिन काफी टाइम ये रिसर्च स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइफॉइड में ऐसा क्या होता है कि ब्रेन के ऊपर इंपैक्ट आता है, कौन से चेंजेस आते हैं, कौन से न्यूरोबायोलॉजिकल चेंजेस डेवलप होते हैं, और इससे आपको ध्यान में आएगा कि हाउ इम्यूनोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल इंटरकनेक्शंस आर अवेलेबल इन द बॉडी, एंड इफ वी सप्रेस समथिंग विच इज फिजिकल एक्सप्रेशन, how it gradually turns into psychotic and psychiatric illnesses। तो ये बहुत एक्यूटली आपको देखने को मिल रहा है। एक कॉन्स्टेंटली हाई फीवर, अभी फीवर चला भी गया है लेकिन साइकोलॉजिकल बीमारी शुरू हुई है। फीवर अभी आज की तारीख में फीवर नहीं है, लेकिन टाइफाइड के एक्सप्रेशंस अभी साइकोलॉजिकल लेवल पर देखने को मिल रहे हैं। और अलेक्जेंडर द ग्रेट ऑल्सो इन हिज लास्ट फेज suffered from same typhoid psychosis and he died of this infection only, salmonella। ये हिस्ट्री में लिखा गया है। उस समय ट्रीटमेंट नहीं थी, बीमारी उसकी जो सप्रेशंस किए होंगे तो उसको साइकेट्रिक इलनेस भी हुआ था लास्ट फेज में। he lost his mental balance and then he died young। सो सेम वे अपना पेशेंट है और अपनी मटेरिया मेडिका है होम्योपैथी में। तो होम्योपैथी में हम जब भी जाके देखते हैं रेपर्टाइज करके, तो आर्सेनिक, हायोसाइमस, स्ट्रेमोनियम, फॉस्फोरस, बेलेडोना आता है। आप ध्यान से अगर स्टडी करोगे और आप में से अगर ठीक से अगर किया है तो हायोसाइमस बिकम्स अ गुड रेमेडी इन दिस सर्कमस्टांसिस। और बोगर सिनोप्टिक की बहुत सुंदर निरूपण करता है कि किस तरह से कार्फोलॉजी एंड सबसल्टस होता है, और कंफ्यूजन, डिलीरियम, मैनिया, ये सब बुखार के दौरान आता है खासकर। और ये कार्फोलॉजी क्या है? एन एमलेस प्लकिंग ऑफ बैड क्लोथ, जो मैंने बोला थ्रेड खींच खींच कर ले रही थी। और सबसल्टस क्या है जो लिखा है, ये सब टर्मिनोलॉजी समझना जरूरी है। इनवॉलंटरी ट्विचिंग एंड जर्किंग ऑफ मसल्स, के चेहरे पर जो
ग्रिमेसिस कॉन्फ़िगरेशंस चेंज हो रहे थे, वो उसके कंट्रोल में नहीं थे। हमें लग रहा था वो मुंह बना रही है, लेकिन वो न्यूरोलॉजिकल चेंजेस थे। तो ये आपको टाइफॉइड फीवर में देखने को मिलता है, ऐसा बोगर सिनोप्टिक की ने लिखा है और हायोसाइमस के अंदर लिखा है। तो हायोसाइमस दिया, हायोसाइमस के सिर्फ 2 डोज मैंने दिए थे, हर 2 घंटे से दिए थे 2 डोज, और आपको शायद वापस भी नहीं सुनाई देगा, नो प्रॉब्लम। बुखार आया? क्या होता है एंड शी वाज क्वाइट, उस समय? क्या होता है जिससे समझेगा कि बुखार आया? कुछ बॉडी में कुछ शी होता वाज है? एबल टू सर्दी लग रही थी, बस बुखार चल रहा relate and talk in just 2 doses of हायोसाइमस। बुखार के साथ उल्टी होना, और पूरा केस का डिटेल उबासी लेने जैसा को होता मिला, है। उसको हॉस्पिटलाइज हमने किया था और हॉस्पिटल में केस समरी उसने दिया कि किस तरह से वो बीमार हुई। सो दिस आर टू टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट। वन इज ट्रीटिंग दिस एक्यूट सिचुएशन। हेनेमान सेज कि एक्यूट लेटेंट सोरा जो बाहर प्रकट होता है, वो लेटेंट सोरा के बाद इमीडिएटली शुड बी फॉलोड विद सम एंटीसोरिक मेडिसिन। और ज्यादातर ये एंटीसोरिक मेडिसिन हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो अपनी नोन पोलिक्रिस्ट है उसमें से देखने को मिलती है, और वो देखने की कोशिश करनी है हमें, तभी जाके रोग कंप्लीटली ठीक होगा। नहीं तो हायोसाइमस से पेशेंट ठीक हो गई, घर पर भेजूंगा तो वापस थोड़ा बीमारी आने की पॉसिबिलिटी है। इसीलिए ऐसे केसेस को ज्यादातर विद इन 24 to 48 आवर्स, जब भी पेशेंट क्वाइट होता है या जिसको हम ल्यूसिड फेज में बोलते हैं, उसमें ये दवाई देनी चाहिए। वो उसके चेहरे पे एक फ्रजाइल लुक था, एनीमिक थी, बटरफ्लाई पिगमेंटेशन था, बेसिकली वेरी हार्ड वर्किंग, पूरा टाइम काम करती रहती थी, घर का स्ट्रगल ऑफ लाइफ था। हस्बैंड बाहर दूसरी जगह पर उसकी दुकान थी, जो जहां आधा पौना घंटा ट्रैवल करके जाके आता था, एंड ही वाज अ लेडीज टेलर। तो वाइफ ने जब भी देखा कि हस्बैंड इज नॉट अटेंडिंग टू हर, तो ही फेल्ट दैट ही हैज सम आउटसाइड रिलेशनशिप, और दोनों के बीच में झगड़ा हुआ। उसकी जो एनवी और जेलसी थी, वो इतने तक नेगेटिव इमोशंस बाहर फेंके गए कि जिसके बाद टाइफॉइड की शुरुआत हुई। तो अभी वापिस ओल्ड स्टेज ऑफ सोरिक स्टेट आया है, जिसके अंदर पेशेंट इज नाउ एबल टू सिट, टॉक एंड रिलेट। उसको आप समझ सकते हो, दवा सेपिया दिया मैंने। सेपिया देने के बाद आफ्टर 10 डेज के बाद वो आती है, उसका एक अच्छा सा। अभी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, तो ठीक है सर। कितना ठीक है? मतलब अच्छा, सब अच्छा लग रहा है, काम वाम भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। पर परसों थोड़ा पेट में दर्द था, कल थोड़ी घबराहट हो गई दोपहर में। हाँ, संडे के दिन से पेट में दर्द शाम से थोड़ा था, तो वो रात में भी रहा, फिर कल सारा दिन रहा। तो कल जब शाम को बहुत घबराहट जैसी हो गई थी, सब पे गुस्सा भी कर दिए बच्चों पे। फिर बाद में सोचा बच्चे कहीं डर नहीं जाए पहले के जैसे, तो उनको हंसाया, फिर उन्हीं के हाथ से खाना भी खाया। हमने कहा कहीं वो पहले की तरह नहीं घबरा जाए कि हम पागल तो नहीं हो गई कहीं। आपको शायद सुनाई दिया होगा, ऑर्गेनाइजर ऑडियो विजिव सुन सके थे ना? यस सर। हाँ, सो पेशेंट हैज मेड हर चिल्ड्रन लाफ कि वो डर ना जाए पहले जैसे कभी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम्स इन साइकेट्री, व्हेन पेशेंट लर्न्स टू हैव ह्यूमर एज अ मैकेनिज्म, जो दूसरे को हंसा सकते, दूसरे को अपने ऊपर खुद पर जो क्रैक करके हंसा सकते। हम देखते हैं ना कपिल शर्मा शो टाइप, जिसमें खुद के ऊपर अपनी कमजोरी को कॉमेडी में कन्वर्ट करना, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म है, जिसको ह्यूमर एज अ डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं। और खासकर दूसरों पर हंसना नहीं, खुद पर हंसना इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ मेंटल रिजोल्यूशन और हेल्थ बोलते हैं। तो सेपिया के बाद ये चेंजेस हमें देखने को मिलता है कि शी इज इम्प्रूव, और ये सटल चेंजेस देखो, और ये पेशेंट को इसके बाद कभी कोई तकलीफ नहीं हुई। सो ये एक केस आपको डेमोन्स्ट्रेट करता है माइंड बॉडी नर्व्स इंटरकनेक्शंस एंड हाउ होम्योपैथी कैन हेल्प इन एक्यूट एंड फॉलोड बाय इमीडिएट क्रॉनिक सिचुएशन। अभी एक और अति सुंदर केस अनुभव मैं आपको प्रेजेंट करने जा रहा हूं, जिसमें डे टू डे लाइफ में मॉडर्न सिटी का केस है। 36-year-old gentleman, very very elegant, aesthetic, highly qualified individual coming from very
big company. He was a chief of that corporate company. जैसे हम हाईली पढ़े लिखे लोग देखते हैं ना, ऐसा एक्सट्रीमली, बट बोलता था तो इतना धीरे से बोलता था, क्योंकि मुझे लगा ये सोफिस्टिकेटेड है इसलिए बात कर रहा है, लेकिन पता चला कि वो इतना बीमार है, उसको आईबीडी हुआ था, इन्फ्लामेटरी बोवेल डिसीज, और जिसके कारण ही हैज सफर्ड फ्रॉम ब्लीडिंग, और ब्लीडिंग इतना हुआ था कि ही बिकेम एक्सट्रीमली एनीमिक। और उसकी आंखों के नीचे भी एक गहराई थी, चेहरा एकदम पेल हो गया था, आवाज में भी ताकत नहीं थी, एंड ही शेड दैट दिस इज द लास्ट होप आई केम टू होम्योपैथ, बिकॉज डॉक्टर ने कहा है कि मुझे जो इन्फ्लामेशन हुआ है वो इतना डीप हुआ है, और एलोपैथिक स्टेरॉइड, मेजाकोल, नथिंग इज वर्किंग, तो ऑपरेशन के सिवा कोई रास्ता नहीं है, उतना हिस्सा निकाल देना पड़ेगा। दिस वी कॉल इट सर्जिकल सप्रेशन। तो वो सर्जिकल सप्रेशन उसको नहीं करना था, तो वो अपने पास आया है। क्या हम कुछ कर सकते हैं और क्यों करना चाहिए? जो मैंने बताया कि हम प्रिवेंट कर सकते हैं साइकेट्रिक इलनेस, तो ये केस के साथ मैं डेमोन्स्ट्रेट करता हूं कि किस तरह से बॉडीली इलनेस अगर सप्रेस हुआ तो साइकेट्रिक इलनेस बन सकती है, और ये चीज हमें रोकनी है। हमारी क्लिनिक में इवन थायराइड का केस आता है, उसको ठीक से ट्रीट किया हमने तो हमने उसको साइकेट्रिक इलनेस की तरफ जाते रोका है। उसको अगर सप्रेस किया ज्यादा, यू विल सी दोज पेशेंट मेनी टाइम गोइंग इनटू डिप्रेशन एंड एंजाइटी। सो एलोपैथी से थायराइड तो ठीक हो जाता है, लेकिन डिप्रेशन और एंजाइटी बाकी के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से अगर ये केस को हमने ऑपरेशन से जाते रोका और यही चीज को यहाँ होम्योपैथी से ठीक किया, तो उसको साइकेट्रिक इलनेस आएगी नहीं, उसका गारंटी दे सकते हैं। तो उसका इस तरह से पूरा कोलोनिक लेवल पर था, रेक्टोकोलोनिक लेवल पर, और बायोप्सी के अंदर एक्यूट क्रॉनिक अल्सरेटिव कोलाइटिस देखने को मिल रही है। काफी ब्लीडिंग था, हेवी ब्लीडिंग विथ टिनेस्मस, पासिंग स्टूल, बहुत सा दर्द, और दर्द इतना था कि वो आफ्टर पासिंग रेस्टलेस हो जाता था, उसके मुंह का टेस्ट भी चला गया। जीने की मजा, जो एक इतना काम करते हो, मेहनत करते हो, और जो जीवन का आनंद लेना है, वो सब टूट गया था। ही वॉज हेडिंग टुवर्ड माइल्ड डिप्रेशन। लॉन्ग हिस्ट्री जो मैं बोलता हूं और सटल हिस्ट्री में बोलता हूं, वो ध्यान से जरा स्टडी करेंगे। यह रोगी दक्षिण भारत के बैकग्राउंड से आ रहा है, और उनके पिताजी का एक व्यवसाय था जो खोट में जा रहा था, धंधा। बहुत मेहनती थे, पिताजी के लिए बहुत प्यार था उसको, लेकिन पिताजी वॉज नॉट अ सक्सेसफुल मैन। बड़े भाई ने भी काम, अपना पढ़ाई थोड़ा कट शॉर्ट करके पिताजी को मदद करना शुरू किया, लेकिन माँ बहुत स्ट्रांग थी। और ये स्टोरी हिस्ट्री इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप जरा ध्यान से समझना, कि मदर इज सच अ स्ट्रांग फिगर। बोलती है कि आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, मैं उधार के पैसे मेरे रिलेटिव से लेके भी पैसे लाऊंगी, आपको पढ़ाई करनी है। और ये बच्चे को उसने बहुत सारा आगे पढ़ने के लिए उत्साहित किया, बिना डरे, फाइनेंशियल एक्सपीरियंस से चिंता किए बिना। और वो लड़का पढ़ता भी है, बहुत ही होशियार, आगे निकलता है। और लेकिन माँ का एक स्वभाव था, वो डोमिनेटिंग थी, डिक्टेटोरियल थी, वो जो कहे वही करना पड़ता था। ये पिक्यूरियस एक सिचुएशन खड़ी होती है, और ये उसको अंकल मदद कर रहे थे, माँ के जो भाई थे बहुत फैमिली को सपोर्ट कर रहे थे, और माँ वो भरोसे पे पूरा फैमिली चला रही थी। अचानक एक दिन पता चला कि अंकल ने सुसाइड कर लिया, और वो न्यूज से माँ इतनी बौखला गई, इतनी स्ट्रेस में चली गई कि माँ ने मेंटल बैलेंस घुमा दिया। और अचानक बाबाओं तांत्रिकों के चक्कर में पड़ गई, और तांत्रिकों ने उनको क्या भरमाया कि तुम्हारे घर में ही भूत है, तुम्हारे घर में ही लोग जो है वो सब लोग के अंदर भूत का प्रवेश हो चुका है। तो उसने अपने ही बच्चों को, पति को, सबको जोर जोर से मारती थी कि भूत निकालो या आप लोग निकल जाओ।
इस तरह से व्यवहार, खुद की माँ, जो माँ आपके लिए सब कुछ करती है, वही माँ जब भी साइकोलॉजिकली इल हो जाती है, उस बच्चे के ऊपर जो परिणाम आया, वो परिणाम स्वः उस समय सेम टाइम ही वाज गिविंग हायर एजुकेशन एग्जाम और बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहा था, लेकिन अचानक ही डेवलप फर्स्ट एपिसोड ऑफ आईबीडी, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज का पहला एपिसोड आया उसको। और ये पहला एपिसोड का स्ट्रेस समझो, जो मैं बोलता हूं ना स्ट्रेस का परिणाम, तो स्ट्रेस कहां से बिल्ट होता है? तो जो प्रोवाइडर है, अगर वो प्रोवाइडर ही आपको मारता है, वो प्रोवाइडर ही आपके साथ, तो आपको जो एम्बिवेलेंस खड़ा होता है, क्रोध खड़ा होता है, वो आप दबा देते हो। वो दबाया हुआ क्रोध कहीं ना कहीं जाके शरीर उसका जो नेगेटिव है, हम जो शिव बोलते हैं कि गले में उसने जहर पकड़ा, ऐसा अपना शरीर खुद ही उस समय नेगेटिव लोड लेता है और कहीं ना कहीं जो वीक एरिया है वहां से वो बॉडी नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करती है और मेंटल फंक्शनिंग को अच्छा अपॉर्चुनिटी देती। और ये लड़का बहुत ही होनहार एग्जाम में पास होता है, ये खराब सर्कमस्टांसिस में, एक साइड पर ब्लीडिंग हो रहा है, फिर भी एग्जाम दे रहा है और परीक्षा में नंबर 1 से पास होता है। ये जरा ध्यान रखना है माइजमेटिक मूवमेंट्स का। यही लड़का आगे जाता है, किसी लड़की के प्यार में है, लेकिन घर में माँ का जो स्थिति था वो देख के उनके बड़े भाई की जो वाइफ थी, उसने उसकी गर्लफ्रेंड को कहा कि ये घर में मत आना, ये घर पागल खाना है। तो उनकी गर्लफ्रेंड उनको छोड़ के, पेशेंट की गर्लफ्रेंड उनको छोड़ के चली जाती है। भाभी की ये बात पर पेशेंट को वापिस क्रोध, घृणा, उदासीनता और सेकेंड एपिसोड, वेरी हैवी सेकेंड एपिसोड स्टार्ट होता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये घटना पहले की घटना जितनी तीव्र नहीं है, फिर भी उसका इंपैक्ट उससे कहीं ज्यादा आता है बॉडी के ऊपर। सो अभी स्ट्रेस लेवल कम होता है लेकिन शारीरिक परिणाम बहुत ही गहराई में जाता है। थर्ड ऑफिस एपिसोड जो अपने यहाँ आया है, उससे पहले उसको वापिस बहुत खराब एपिसोड आया, जहां पर अभी डॉक्टर ने स्टेरॉइड देना भी ना बोल दिया है। तो ये एपिसोड कंपनी में उसने जो काम किया था, वहां पर उसको लगा कि मुझे रिवॉर्ड ठीक से नहीं मिला है, जितना काम कंपनी को मैंने आगे लेके गया हूं मेरी नेतृत्व में, उतना मुझे रिवॉर्ड नहीं मिला। उसका ईगो है वो हर्ट हुआ है। और सिर्फ नाउ अंदर जो डायनेमिक्स ब्रेन में हो रहा है, बाहर कोई मेजर घटना नहीं हुई है। ऐसा कौन सा कॉर्पोरेट हाउस है जिसमें न्याय से आपको आपका परिणाम का रिजल्ट का मिलता है? नहीं मिलता है। लेकिन अभी छोटे से इवेंट में बड़ा सा घटना होने लगा बॉडी पर। सो नाउ बॉडी इज गिविंग अप। स्ट्रेस, डायथिसिस, वल्नरेबल और डिजीज एक्सप्रेशन, ये समझना जरूरी है। हर होम्योपैथ को इसकी डिटेल में जाना चाहिए। यही एफोरिज्म नंबर 5 है जिसमें हेनेमान बोलता है मुझे फंडामेंटल मायज्म, मुझे डोमिनेंट मायज्म, मुझे जो मेंटेनिंग कॉज है उसका स्टडी करना है, मुझे पेशेंट की साइकोलॉजी, पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल मेंटल स्टडी करना है, उसका रिलेशनशिप, उसकी सेक्सुअल हेल्थ, उसका लोगों के साथ मिलना, यही कुछ नहीं। हेनेमान ये बायो साइको और सोशल मॉडल की तरफ ही बात चिंतित कर रहा था। और वल्नरेबिलिटी, जो मायज्म अपना है वो वल्नरेबिलिटी खड़ा करता है। अभी आप ध्यान से देखो, घर में मामा सुसाइड करते हैं डिप्रेशन से, मदर साइकेट्रिकली इल है, तो पेशेंट की साइकेट्रिक इलनेस आने की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ गई है। लकीली उसका बॉडी अभी तक उसको नेगेटिविटी एब्सॉर्ब कर रहा है। धीरे धीरे ही अगर ये ऑपरेशन हो गया या बहुत सारी दवाई दबा के फिजिकल इलनेस दबा देती है, यही पेशेंट आगे जाके साइकेट्रिक इलनेस की तरफ जाएगा। और इसका स्टडी काफी किया है मॉडर्न मेडिसिन ने भी। जॉर्ज एंगल ने इस पर काफी काम किया है। I will request people to just note down his name and word study about this model available on Google। सर्च करोगे बायोसाइकोसोशल मॉडल, हेनेमान जो बोल रहे हैं वो मॉडल में एब्सोल्युटली फिट होता है, जो आज की परिभाषा में आपको साइकेट्री देखने को मिलेगा। इसको बीएसपी मॉडल बोलते हैं। ये मेरी प्रैक्टिस का अभी रोज का हिस्सा है। ये तीनों डायनेमिक्स आपको स्टडी करने चाहिए। हेनेमान का एफोरिज्म्स, आपको एक एक एफोरिज्म्स ध्यान में आएंगे। फिफ्थ एफोरिज्म, एक्साइटिंग कॉज एक्यूट, है ना? एक मिनट चल जा रहा है। हाँ,
chronic miasm. So biological, psychological, constitution of patient, mind, physical, mental characteristic, occupation यानी social mode, domestic relationship, सभी पे गहराई से अभ्यास करो हर पेशेंट में, और फिर आपको केस का इवोल्यूशन देखने को मिलेगा। 208 में बोलता है स्टेट ऑफ डिस्पोजिशन ऑफ माइंड मस्ट बी अटेंडेड टू लर्न इफ दे आर ऑब्स्टेकल टू द ट्रीटमेंट, और यही ऑब्स्ट्रक्शन है वो अपने को देखना है। यही एस्पेक्ट ससेप्टिबिलिटी और मायाज्म का है, इसका अभ्यास जरूर करो। अभी साइकेट्रिस्ट डेवलपमेंट होता है तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का जो कैमरून करके एक चैंपियन है, वो बुक बहुत सुंदर है, कैमरून का डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का जरूर स्टडी करना। और उसमें उसने लिखा है साइकोसोमेटिक इलनेसेस कैसे होती है, और लिखा है साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर में प्रोटेक्ट अ पेशेंट फ्रॉम डेवलपिंग फ्रैंक साइकोसिस। देखो जो मैंने बताया कि पेशेंट को जो साइकोसिस रोक आता है, उसको रोकने के लिए साइकोसोमेटिक जो एक्सपीरियंस है, वो पेशेंट को अगर इन्फ्लेमेटरी बोवेल डिजीज नहीं होता तो साइकोलॉजिकली वन साइडेड डिजीज होता था, तो उसमें से पेशेंट को बचाया है। और ये गहराई से स्टडी किया उन्होंने देखा है कि आईबीडी स्पेसिफिकली, जिसमें पेशेंट की मां साइकेट्रिकली इल होती है, डोमिनेटिंग होती है, और पेशेंट को कभी कभी फ्रैंकली मारती है और एग्रेसिव होती है, जो ये पेशेंट में देखा गया है। सो ऐसे पेशेंट को साइकेट्रिक इलनेस से रोकने में हमें काफी होम्योपैथिकली हेल्प मिलता है। टोटालिटी ऑफ सिम्टम्स ठीक से देखो, रेमेडी देखने को मिल जाएगी। तो जो पेशेंट मैंने आपसे शुरू किया प्रेजेंटेशन में कि जो गहराई से शुरू होता है, नो द पेशेंट, अटेंड टू हिज सिम्टम्स, देन अटेंड टू हिज ऑब्जर्वेशन, जो धुंधलापन है उसको देखो, और नीचे जाके उसकी माइजमेटिक हिस्ट्री ठीक से लो, तो अनकॉन्शियस माइंड भी देखने को मिलेगा। ये तीनों डायनेमिक स्टडी करने के बाद ही प्रिस्क्रिप्शन देना, ये मैंने मेरे अपने गुरु से सीखा है। बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशियो कल्चरल डायनेमिक्स जानना बहुत ही जरूरी है, तभी जाके हम हर पेशेंट को गहराई से देखेंगे। उनकी जेनेटिक हिस्ट्री, प्रीडिस्पोजिशन, चाइल्डहुड ट्रॉमा, वल्नरेबिलिटी इनटू मेंटल हेल्थ जो भी है, उसका गहराई से अभ्यास करो, और फिर टोटालिटी की तरफ जाओगे। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, इंटरकरेंट रेमेडी और फेजिक रेमेडी, ये तीन में हर प्रेजेंटेशंस को डिवाइड करो। जैसे मैंने उस केस में बोला, इसी तरह से इस केस में भी एक्यूट रेमेडी है, वो क्या आ सकती है जिसमें पेशेंट इज सो डिस्ट्रेस्ड, पेशेंट इज सो एग्रेसिव, बट उसका एग्रेसिवनेस इज इनवर्ड, और उसको उस तरह का फिजिकल एक्सप्रेशंस आते हैं जिसमें उसको एक्यूट पेन होता है, टेनिसमस होता है, तो उसका एक एक्यूट रेमेडी ध्यान में रखना चाहिए। और फॉलोड बाय जब भी एंटीसोरिक रेमेडी, जो पेशेंट थोड़ा बेटर हो जाएगा तो एक एंटीसोरिक रेमेडी से उसको कंप्लीट क्योर करना है, जो हैनेमन ने मेंशन किया है। तो उसी तरह से पूरा डायनेमिक्स में स्टडी करो, और इस स्टडी को बोलते हैं इवोल्यूशनरी टोटालिटी। डॉक्टर ढावड़े ने बताया एसेंशियल इवोल्यूशनरी टोटालिटी, किस तरह से एसेंस लेने का हर केस में से, बचपन से आगे जाने वाली पूरी हिस्ट्री लेनी है, उसका अभ्यास करो। और इस तरह से जो ग्राफ करते हैं हम, उसको बोलते हैं एसेंशियल इवोल्यूशनरी टोटालिटी। और यही जो हम कुंडली जैसा होता है, जिससे हम पूरा स्टडी कर सकते हैं डिस्पोजिशन का, डायथिसिस का, डिजीज का, और आदमी इवॉल्व होता है फैमिली में, वर्क में, सोसाइटी में। ये पूरा अभ्यास करने के बाद आप प्रिडिक्ट कर सकते हो पेशेंट का। जो मैंने बोला ना, मेरा प्रिडिक्शन है कि ये साइकेट्रिक इलनेस बन सकता है, वो प्रिडिक्शन मुझे रोकना है यूजिंग राइट रेमेडी एट राइट टाइम। सो एक्यूट रेमेडी यूज करो, इंटरकरेंट रेमेडी यूज करो, जिसमें ये केस में वीकनेस, एनीमिया, एग्जॉशन। सो ट्यूबरकुलर माइजम एक्सट्रीमली डोमिनेटिंग है, और ट्यूबरकुलोसिफिलिटिक की तरफ जा रहा है इसकी गति, तो ये पेशेंट को हम यहीं रोकना चाहिए, पूरा माइजमेटिक ड्राइव। और इस तरह से हम हर पेशेंट को ड्राफ्ट करते हैं। जो अभी आप देख रहे हो उसकी कुंडली बनाई है कि किस तरह से ये पेशेंट अपनी जीवन में, उसका डिस्पोजिशन क्या है, किस तरह से बचपन से आज तक इवॉल्व हुआ है, किस तरह से वो प्रोग्रेसिवली एंडिंग इनटू अ मेजर साइकेट्रिक इलनेस, उसको रोकना है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस वैसे भी खुद ही चैलेंजिंग कंडीशन है, बहुत कम लोगों को कंप्लीट रिजल्ट मिलता है, लेकिन ये एक केस था जो
मैं यादगार केस है जिसको बोलते हैं, एकदम रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट का अनुभव है। काफी केसेस में मुझे बहुत स्ट्रगल, जो मैं यहाँ अभी आपको दिखा रहा हूँ वो खाली सक्सेस दिख रहा है ऐसा नहीं, काफी 50 100 100 फेलियर केसेस देखने के बाद ऐसी सक्सेसफुल केस देखने को मिलती है। जब भी मैं फेलियर बोलता हूं तो उसका मतलब है रैपिड, जेंटल, परमानेंट नहीं। हर केस को मदद होती है 100%। अगर खाली सिम्टम से भी आपने प्रिस्क्राइब किया तो भी पेशेंट ठीक हो सकता है। यानी होम्योपैथी वर्क्स, होम्योपैथ वर्क्स, खाली केस लो डिटेल में, आधा पेशेंट ठीक हो जाता है। तो पेशेंट तो अच्छा फील 100% करता है मेरी क्लिनिक में। कोई भी आके मिलके गया, बाहर निकला, वेटिंग रूम में बोलना चाहिए कि सही जगह पर आया, सही तरह से मुझे उसने एग्जामिन किया, उसी से आधा ठीक होता है। मैंने मेरा पीएचडी का टॉपिक ही वही रखा है कि होम्योपैथ भी क्योर कर रहा है डिजीज को, और होम्योपैथी भी कर रहा है। और होम्योपैथ को अपने लक्षण, अपनी जो वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ट्रेनिंग है उस पर ध्यान देना है कि कितनी गहराई में वो जाके पेशेंट को स्टडी करे और इस तरह का पूरा डिटेल देख सके। इसके बाद टोटालिटी रिफाइन करके एक्यूट टोटालिटी में एलोज, मर्क्सोल, नक्सोमिका आ रहा था। ये पेशेंट को जिस तरह का टिनसमस है, पोस्ट स्टूल पासिंग पेन है, उसको मर्क और एक्यूट में दिया मैंने, और उसका माइजमेटिक रेमेडी ट्यूबरकुलिनम आ रहा था। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पेनफुल एपिसोड्स कम हुए, ब्लीडिंग उसका थोड़ा सेटल हुआ, उसके बाद मैंने ट्यूबरकुलिनम का 1 डोज दिया पेशेंट को। अभी भी उसका स्टीरॉयड और मेजाकोल चालू है, वो मैंने टेपर किया, धीरे धीरे विड्रॉ किया। और फिर फाइनली ये इसमें शॉर्ट में ग्राफ दिया है मैंने किस तरह से फर्स्ट 29/5/2009 मई के अंदर जब भी मैंने दवा शुरू किया, और जुलाई तक, सितंबर तक, अभी तक मैंने एंटीसोरिक नहीं दिया है, क्योंकि पेशेंट हैज ग्रेजुअली टेपर्ड ऑफ स्टेरॉइड्स एंड उसका एक्यूट पेन कम होने लगा। उसके बाद खाली गैसेस थे, अभी ब्लीडिंग बंद हो गया, गैसेस आने लगे, फ्लैचुलेंस था, तो शिफ्ट किया एलोज ट्यूबरकुलिनम के बाद, और ट्यूबरकुलिनम 10M और एलोज के बाद भी उसको रिकवरी वाज पार्शियल। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 60 से लेके 63 तक वेट गेन भी हुआ उसका, लेकिन वापिस केस थोड़ा डिक्लाइन की तरफ जाता है। यहाँ इंडिकेटर है कि प्रॉपर एंटीसोरिक ड्रग लो। टोटल उसकी लाइफ स्टोरी को ध्यान में रख के, उसकी कैरेक्टर, पर्सनालिटी सबको ध्यान में रख के रेपर्टाइज किया। तो ये 5 रेमेडी रेपर्टाइजेशन में आती है, नेट्रमूर, पल्सेटिरा, लेकेसिस, नक्सोमिका, मर्क, कैलकेरिया एंड लाइकोपोडियम। और वो पूरा ध्यान से अगर आप बोगर सिनोप्टिक खोलोगे या डिटेल स्टडी करोगे तो आपको ध्यान में आएगा कि ये चॉकलेट क्रेविंग, स्वीट्स, मिल्क एंड वर्म फूड उसको पसंद है, वो ध्यान में रख के लाइकोपोडियम कम्स अप वेरी हाई। नक्सोमिका, लाइकोपोडियम, नेट्रमूर, उसका डिफरेंशिएशन करना जरूरी है ये केस में। लाइकोपोडियम, नक्सोमिका, मक्सोल, नेट्रम सिलिकेटा, ये प्रोमिनेंट रेमेडीज आती है। लाइकोपोडियम में मैंने देखा है कि पेशेंट इज एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट एंड येट हिज बॉडी इज वेरी वीक। बोगर बहुत सुंदर लिखता है, कमजोर बॉडी और एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट माइंड, और सटल ईगोटिज्म रहता है उनको। उनका जो प्राइड रहता है वो बहुत हाई रहता है। उनका एग्रेशन नक्सोमिका जैसा सीधा आउटवर्ड नहीं है, मर्क्सोल जैसा डिस्ट्रक्टिव नहीं है, लेकिन लाइकोपोडियम सटली डोमिनेटिंग रहते हैं। और उनको जो हर्ट होता है वो हर्ट उनको बॉडी पे काफी ले लेते हैं। और ये काफी चीजों में आप देखोगे कि एनेमान ने भी मेंशन किया है, कैंट ने भी मेंशन किया है कि फ्रजाइल बॉडी एंड सेंसिटिव एंड इंटेलिजेंट माइंड। तो ये ध्यान में रख के लाइकोपोडियम का प्रयोग किया और मिरेक्युलस रिजल्ट है मेरे पास। ये पेशेंट को लाइकोपोडियम के बाद नॉट ए सिंगल एपिसोड ऑफ ब्लीडिंग हुआ। आज की तारीख में 2004 में ये पेशेंट का ऑलमोस्ट SOS पे चला गया, यानी ओकेजनल डिस्कंफर्ट में गया। वेट गेन 70 तक गया, 60 से लेके 70 तक की जाता रहा, 10 किलो वजन बढ़ा,
काम में और तेजी आ गई और फिर जरूरत ट्यूबरकुलिनम की भी खत्म हो गई। ओनली एंटीसोरिक रेमेडी लाइकोपोडियम पर है। पेशेंट हैज आज 2000 और आपका कौन सा था, मैंने डेट 2010 में लास्ट मैंने उसको ये सब दवाई दिए 11-12 में, और उसके बाद आज 12 साल के बाद भी पेशेंट अपने साथ है। ही इज द लार्जेस्ट डोनर टू अस टुडे। पालघर में अपनी हॉस्पिटल चल रही है, वहां पर उसकी कंपनी की तरफ से CSR में से फंडिंग करते हैं और काफी बड़ा योगदान उनकी कंपनी ने दिया है। एंड ही इज टुडे मोस्ट प्रोपोगेटर ऑफ होम्योपैथी। बोलते हैं कि मेरा पूरा ऑपरेशन सर्जरी सब बचाया एंड आज ही इज एबल टू लिव लाइफ किंग साइज। नॉट ओनली दैट, अपना यहाँ अंत नहीं होता है। पेशेंट अभी पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, दूसरों को मदद कर रहा है। जो मैंने आज जैसे शुरू किया, व्हाट इज पॉजिटिव मेंटल हेल्थ, तो पॉजिटिव मेंटल हेल्थ की तरफ जा रहा है, लोगों को लेक्चर्स ले रहा है और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ की उसकी जर्नी है। हम अभी बात स्ट्रेस की नहीं करते, हम अभी बात अष्टावक्र गीता और भागवत गीता की करते हैं एक दूसरे के साथ कि आगे कैसे जीवन में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ की यात्रा हो। तो ये मैंने बताया कि एक पेशेंट जो साइकेट्रिक इल होने की जगह आज टुडे मेंटली हेल्दी पॉजिटिव बना है, और पूरी यात्रा हैनेमान ने लिखी है कि किस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है जिसमें हम पेशेंट को नेगेटिव हेल्थ की पॉजिटिव हेल्थ की तरफ ले जा सकते हैं, माइंड बॉडी एंड स्पिरिट सभी की तरफ से। एंड दिस इज हाउ रैपिड जेंटल एंड परमानेंट क्योर टेक्स प्लेस। मल्टीपल फोर्सेस आर यूजफुल इन क्रॉनिक। सिंगल डोज सिंगल रेमेडी कभी कभी होता है। यूज ऑफ अप्रोप्रिएट जस्टिफाइड यूज ऑफ वेरियस फोर्सेस, हर एक रेमेडी रिलेशन के बारे में नीचे लिखा है। बोनिंग बोगर ने काफी काम किया है उसके ऊपर। ईच रेमेडी, उसके टाइमिंग, किस तरह से प्रोग्रेस होता है, दो रेमेडी के बीच में इंटर रिलेशनशिप क्या होता है, ये सब का गहराई से अभ्यास करो और डेफिनेटली आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। लोग दूर दूर से आपके पास आएंगे और होम्योपैथी का अनुभव कर सकेंगे और होम्योपैथी का नाम रोशन हो सकेगा। मैं अभी रिसेंटली स्विट्जरलैंड जाके आया, डॉक्टर दारियो को मिल के आया जिन्होंने काफी अच्छा सुंदर सुरेख काम कैंसर में किया है, और हमारी चर्चा वही हुई कि क्या हम इनक्योरेबल केसेस में भी हेल्प कर सकते हैं। और मैं आज उनको मिलने के बाद और गहराई से कंफर्म हो चुका है कि यस वी कैन एंड यस वी मस्ट एंड गिव आवर ट्रिब्यूट टू आवर मास्टर हैनेमान। मैंने एक किताब लिखी है जो परसीविंग द माइंड इन होम्योपैथिक प्रैक्टिस, और दूसरी एक किताब है फंडामेंटल ऑफ साइकोलॉजी, जो अभी नई किताब आई है मार्केट में, जिसमें को ऑथर किया है डॉक्टर माधवी, डॉक्टर धावड़े ने एडिट किया है बुक। फाउंडेशन ऑफ साइकोलॉजी इज मस्ट फॉर ऑल होम्योपैथ टू स्टडी। और ये जो बुक लिखी है परसीविंग द माइंड इन होम्योपैथी, वो किताब आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देती है कि केस को कैसे तपासना है। तो फंडामेंटल ऑफ साइकोलॉजी इज अ फाउंडेशनल बुक, फाउंडेशन ऑफ साइकोलॉजी, और ये एक है। और आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू माय ऑर्गेनाइजेशन विच हैज गिवन मी प्लेटफॉर्म टू लर्न साइकियाट्री, and thank you very much to organizers for giving me this opportunity. I am keeping this open for question and answer. थैंक यू सो मच सर। किसी को भी कोई भी सवाल हो तो या फिर अपना ओपिनियन करना हो सर से डिस्कस, तो आप लोग कर सकते हैं। मैं दरियानी सर को भी देख रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच सर फॉर स्पेंडिंग टाइम विथ योर विजडम। आप फिर भी लर्निंग का ज्योत, दरियानी सर को खास प्रणाम मैं इसलिए कर रहा हूं कि कोई भी एज होम्योपैथी के लिए लर्निंग एज है। कासद सर मुझे याद आते, के.एन. कासद सर मेरे दादा ग्रैंडफादर के एज के थे, लेकिन सेशन में बैठते थे और बोलते थे, लिख के आए थे, मनोज ये तूने क्यों दिया, कैसे दिया। तभी मुझे ऐसा ताजुब होता था कि मैं तो छोटा हूं, बच्चा हूं, कहां सर सीखने आते हैं। तो ये जो स्पिरिट है, हैनेमानियन स्पिरिट है, एवर लर्निंग, एंड यू ऑल आर टॉर्च बेरर फॉर इट। वी सैल्यूट यू सर। मेरा सेमिनार शुरू होने से पहले सर ने फोन किया, मनोज मैं बैठने वाला हूं सुनने। तो ये आपको सादर प्रणाम।
अच्छा, आप किसी को भी कुछ प्रश्न है जरूर पूछो, क्योंकि क्लिनिकल एक्सपीरियंस बहुत है, सब कुछ तो दिखा नहीं सकते, लेकिन जो फिलोसॉफी हैनेमान की है साइकोलॉजी समझने की, और अभी भी साइंस उतने तक नहीं पहुंचा है कि हैनेमान को समझ सके। बहुत आगे जाना है कि हैनेमान को समझ सके हम। सर रमन धवन सर का क्वेश्चन है आई गेस कि अम्बिलिकल हर्निया में साइकोलॉजी कॉजेज के बारे में उनको जानना है। मेरे पास पर्सनल कोई अनुभव नहीं है कि हर्निया, क्योंकि वो घटना शायद एक्सीडेंटल भी हो सकती है, तो आई विल नॉट कमेंट ऑन समथिंग विच आई डोंट नो। सो अम्बिलिकल हर्निया और साइकोलॉजी ऐसा मेरा कोई स्टडी नहीं है। साइकोसोमेटिक मेडिसिन को हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए। जहां जहां पीएनआई एक्सिस, जिसको बोले साइको न्यूरो एंडोक्राइनल एक्सिस बोलते हैं, इम्यूनो एक्सिस, वो एक्सिस को जहां जो भी बीमारी का मॉडर्न मेडिसिन ने रिसर्च स्टडी किया, वही सब लिस्ट में आता है। हर चीज साइकोसोमेटिक नहीं है, तो वो भी ध्यान रखना कि जो कुछ भी शारीरिक होता है वो मानसिक होता है, जरूरी नहीं है। मानसिक प्रकृति के हिसाब से, अभी जब आपने सवाल बोला तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि कोविड के टाइम मैंने अलग अलग लोगों के कोविड के एक्सप्रेशन स्टडी किए थे, करीबन 500 केसेस का डिटेल स्टडी किया था। तो जो पेशेंट इतने एग्रेसिव थे और इतने रेकलेस थे, यानी अरे कुछ नहीं होता है, मोटरसाइकिल लेके निकल पड़े थे, और फिर बीबी चिल्ला रही है, घर पे लोग चिल्ला रहे हैं, अरे कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, वेरी एग्रेसिव, वेरी रेकलेस। वही पेशेंट को कोविड का एक्सप्रेशंस भी रेकलेस और एग्रेसिव था। जो पेशेंट माइल्ड जेंटल थे, उनके कोविड भी माइल्ड जेंटल थे। आप मेरे साथ हो, क्योंकि मैं नहीं बोलूंगा कि वो रेकलेस था इसलिए कोविड हुआ। कोविड तो किसी को भी हुआ, सबको हुआ, लेकिन एक्सप्रेशन इज डिपेंडिंग अपॉन योर इनर पर्सनालिटी। तो खाली मन की पर्सनालिटी नहीं होती, टिश्यू की भी पर्सनालिटी हो जाती है आपकी। आपके टिश्यू भी एग्रेसिव, एंग्री, रेडिश, तो आपकी पर्सनालिटी जैसी है ऐसा आपका इनर एक्सप्रेशन आते। बट उसको साइकोसोमेटिक बोलूंगा? नो, ये खाली कोरिलेशन है दोनों का, माइंड और बॉडी का। बिकॉज वो रेकलेस है इसलिए कोविड हुआ? नहीं, माइल्ड लोगों को भी हुआ। आर यू विथ मी? यस सर। Yeah, go ahead. Any new questions, please? No sir, only further compliments you have that it was really a nice session and very informative and people got holistic approach to such cases. तो बस यही। राइट, थैंक यू। और फिर भी अगर क्वेश्चन आंसर ही सही रास्ता रहता है, प्रेजेंटेशन तो बहुत सारे करेंगे, तो आपके मैं मन में बोलना कुछ भी हो टाइप करके भी भेजो। मेरा ईमेल आईडी है drpatelmanoj@gmail.com, drpatelmanoj@gmail.com। उस पर आप क्वेरी भेज भी सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिस्पॉन्ड टू यू whenever time permits. डॉक्टर मनोज पटेल, हाँ, नमस्ते सर। लेजेंड, लिविंग लेजेंड। नहीं सर, आपका ब्लेसिंग्स है। कितनी सरल भाषा में किसी चीज को समझाना कोई आसान काम नहीं है। हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश के अंदर उसका हिंदी कहीं दिखाई नहीं देता। नहीं, मैंने पहली बार सर हिंदी कोशिश की है और मुझे डर लगता है मेरा हिंदी सही नहीं होता है। बहुत अच्छा बोलते हैं आप। थैंक यू सर। कितना धैर्य है। जितना शक्ल से आप कूल लग रहे हैं, उतना आपका व्याख्यान भी बड़ा कूल है, लेकिन बहुत गहराई वाला है। काश हर ऑर्गन का टीचर आपके जैसा हो। नहीं सर, सब हैनेमान से बड़ा कोई टीचर नहीं है। हैनेमान को ही समझेंगे, जिंदगी निकल जाएगी। ये मेरे टीचर आप हो, क्योंकि मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। ये आपकी विनम्रता है सर। ये आपका चेला निशांत आपका भगत बना हुआ है। थैंक यू। साहनी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे ऐसे ज्ञानी पुरुष को बुलाकर होम्योपैथी का उद्धार हुआ।
कुछ Thank- बच्चे सीखेंगे और कुछ आगे Thank you. बढ़ाएंगे। मेरा एक ही संदेश है सर आपकी ये बात पर कि हर साइंस यानी मॉडर्न साइंस ऑफ साइकेट्री का भी उतना ही इम्पोर्टेंट है स्टडी करना। उन्होंने जो रिसर्च किया है वो उससे बहुत कुछ सीखना है हमें, और उसी तरह से अपना हेनेमान को वापिस एफोरिज्म खोलना। 210 से 230 कॉलेजों में पढ़ाया ही नहीं जाता है, वो ऑप्शनल होता है क्योंकि 5 मिनट का शॉर्ट नोट्स आता है। तो बोलते हैं ठीक है साइकोसिस, सिजोफ्रेनिया या 2-3 डेफिनेशन ढूंढ ली और लिख लिया, लेकिन क्या गहराई में हेनेमान ने ये मनोचिकित्सा के बारे में किया है, क्योंकि हेनेमान का एंट्री ही मानसिक बीमारी से है। वो जब भी इंटर्न स्टूडेंट था एलोपैथी साइड पर, तभी उसने साइकेट्री वार्ड में जिस तरह से ट्रीटमेंट देखा उसमें वो इतना बौखला गया कि उसने छोड़ दिया मॉडर्न मेडिसिन। और साइकेट्री के लिए उन्होंने पूरा ड्यूक ने उसको कैसल दिया। उस कैसल में जाके पेशेंट को पहला एडमिट करता है, 15-15 दिन तक सिर्फ पेशेंट को देखता है, ऑब्जर्व करता है एक ही पेशेंट को, और फिर दवा देता है। और उसमें से जो साइकेट्री का उसको इंसाइट डेवलप हुआ वो 210 से 230 के बीच में है। एक एक एफोरिज्म्स केस के साथ जोड़ के एक्सप्लेन करना चाहिए। मेरा आगे का फ्यूचर ड्रीम है कि उस एफोरिज्म्स के हिसाब से केस मटेरियल को रख के ऑर्गेनोन को एक नए ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए, जिसमें हेनेमानियन साइकेट्री जो आज मॉडर्न साइकेट्री एग्री करती है, और कहीं चीज ऐसी कही है जो मॉडर्न साइकेट्री अभी भी ढूंढती है। हमको बोलेंगे कि ट्यूबरकुलोसिस सप्रेस होके साइकेट्रिक इलनेस बनेंगे तो मुझे कोई 2 थप्पड़ मारेगा, अरे ऐसे कहां से तूने देखा, किधर देखा? लेकिन मैंने प्रैक्टिस में देखा। तो इसीलिए हर ओपीडी, अगर आप साइकेट्रिस्ट भी नहीं हो, हर ओपीडी में एक्यूट को ठीक से ट्रीट करो, हर ओपीडी में फिजिकल कंप्लेंट को गहराई से ठीक करो, प्रॉपर एक्यूट मेडिसिन, मायाज्मेटिक रेमेडी, एंटीसोरिक रेमेडी देके कंप्लीट ट्रीटमेंट को क्योर करो। आप एक पेशेंट की साइकेट्रिक बीमारी आते रोकते हो। आज साइकेट्रिक बीमारी हर 4 में से 3 लोगों को काउंसलर की जरूरत है। रिसर्च है पोस्ट कोविड, हर 4 घर में से 1 घर को साइकेट्रिक पेशेंट है। इतना उसका व्याप है कि हमें बहुत काम करना है, और हेनेमानियन होम्योपैथ के सिवा इसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। हर एक होम्योपैथिक क्लिनिक मेंटल हेल्थ क्लिनिक बन सकती है। और आप जो सोसाइटी में रहते हैं, आप खाली सर्वे करोगे तो ताजुब हो जाओगे कि एंजाइटी, डिप्रेशन, ग्रीफ, सैडनेस घर घर में है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप और होम्योपैथिक जगत में भी है। मेरे पास इतने होम्योपैथिक डॉक्टर दवा लेने आ रहे हैं। तो इसके ऊपर हमें ही काम करना है, और कोई करने वाला ही नहीं है। चॉइस नहीं दो। हर बच्चे को बोलता हूं कि कमाई के लिए कुछ भी करो साथ में, लेकिन हेनेमान ने जिस तरह से अपना कॉम्प्रोमाइज और सेक्रीफाइस किया, उस तरह से दिन में 4 घंटा 3 घंटा होम्योपैथिक अभ्यास चालू रखो। आप काफी लोग डिप्रेस होते हैं कि भाई हमारी प्रैक्टिस ठीक से चल नहीं रही है, तो वो तो कुछ काम करना पड़ता है, इंश्योरेंस कंपनी में भी करना पड़ता है, कर लो, लेकिन होम्योपैथिक प्रैक्टिस शाम को तो चालू रखना ही है। Excuse me, sir. Sorry to interrupt. Actually, it's time for the English session. So Yeah. I have to hand it over to Dr. Dhanesh. Yeah. So, sir, we just want you to. Yeah, I Yeah. understand. Thank you very much for this opportunity. Lovely. Thank you so much, sir. Thank you so much for the session. Now I'm handing it over to Dr. Dhanesh. Sir, over to you.